हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण में आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं, उपग्रह, सैटेलाइट। आपको सबको सैटेलाइट के बारे में पता होगा कि आज हम जो भी चीज देख पा रहे हैं, आप हमारा वीडियो देख पा रहे हो, तो शायद कहीं ना कहीं ये सैटेलाइट की देन है। आज हम टीवी पे कोई भी चैनल देखते हैं, सोनी देखते हो, जी देखते हो, स्पोर्ट्स देखते हो, न्यूज देखते हो, सारे किसकी देन है? सैटेलाइट की देन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सैटेलाइट की है। हम पहले से बता देते हैं, आज बरसात होने वाली है, आज धूप निकलेगी, आज दिन में बादल छाए हुए रहेंगे। ये सारी चीजें किसकी देन है? सैटेलाइट की देन है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सैटेलाइट होता क्या है। फिर हम आगे चल के देखेंगे कि सैटेलाइट का वेग कैसे निकालते हैं, सैटेलाइट का आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, सैटेलाइट की ऊंचाई कैसे निकालते हैं। हम उन सब चीजों पे बात करने वाले हैं। आज की क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर इस क्लासेस को मिस कर दिया तो उपग्रह को समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो पूरी क्लास को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात करता हूं सैटेलाइट की, उपग्रह की। उपग्रह क्या होता है? देखो, उपग्रह एक ऐसी वस्तु होती है, एक ऐसी वस्तु होती है, आप ऐसे समझ सकते हो, एक ऐसी वस्तु बोल सकते हो जो एक बहुत भारी वस्तु के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है, उपग्रह कहलाती है। इसका मतलब अगर मैं सामान्य शब्दों में बात करूं तो ग्रह के चारों तरफ जो भी पिंड हैं, ग्रह के चारों तरफ जो भी पिंड है जो चक्कर लगाते हैं, जिनका खुद का आकार ग्रह की तुलना में बहुत छोटा होता है, वैसी वस्तुएं, वैसे पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। जैसे सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे 8 ग्रह 9 ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, वो सारे सूर्य के लिए क्या है? सूर्य के लिए वो क्या है? उपग्रह है। उपग्रह सूर्य के लिए वो क्या है? उपग्रह। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के लिए क्या है? चंद्रमा पृथ्वी के लिए उपग्रह है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी सूर्य के लिए क्या है? उपग्रह है। अब आप ध्यान से देखो, पृथ्वी और चंद्रमा की तुलना करूं तो पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है और चंद्रमा का आकार क्या है? छोटा है। तो छोटी वस्तु एक भारी वस्तु के चारों तरफ क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। अगर उसी तरह से देखें, सूर्य अपने आप में एक बहुत बड़ा है और पृथ्वी सूर्य की तुलना में छोटी है, तो पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो मैंने क्या बोला? एक ऐसी वस्तु जो एक बहुत भारी वस्तु के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि अगर कोई पिंड किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यदि कोई पिंड किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं बात एकदम समझ में आ रही है। आओ, उपग्रह के अगर मैं बात करूं, उपग्रह 2 तरह के भागों में बांट देता हूं। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह और एक होते हैं कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह और एक होते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। सर, इन दोनों के बारे में कैसे समझे? देखो, प्राकृतिक उपग्रह जो प्रकृति में उत्पन्न है अपने आप, जिनको हमने नहीं बनाया, वो कौन से हैं? प्राकृतिक उपग्रह जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है। जैसे प्राकृतिक उपग्रह का उदाहरण कौन से हो सकते हैं? प्राकृतिक उपग्रह के उदाहरण कौन से हो सकते हैं? देखो, जैसे मैं कहता हूं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी के लिए उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। और आपको जान के अच्छा लगेगा और आपको हैरानी भी हो सकती है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर 27.3 दिन में करता है। 27.3 दिन में एक चक्कर लगाता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं पृथ्वी की,
पृथ्वी अपने आप में उपग्रह है। पृथ्वी किसका उपग्रह है? पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? सूर्य का उपग्रह है, क्योंकि पृथ्वी कहाँ चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। कहाँ लगाती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो मैंने क्या बोला था, जो मैंने बात कही वो सही है क्या? एक खुद उपग्रह बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। देखो पृथ्वी, चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। और पृथ्वी खुद उपग्रह बन सकती है क्या? देखो बनी है ना। सूर्य का उपग्रह बन सकती है या नहीं बन सकती है? बिल्कुल है। और अगर मान लो सूर्य किसी और के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो सूर्य भी क्या बन सकता है? उपग्रह बन सकता है। उपग्रह बन सकता है। बात समझ में आई? एकदम क्लियर है। अच्छा, अब बात आती है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कौन से सैटेलाइट बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह कौन से होते हैं? जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह रूस ने बनाया था। रूस ने स्पुतनिक नाम का उपग्रह सबसे पहले किसने बनाया था? रूस ने बनाया था। भारत ने भी उपग्रह बनाए थे। भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में सबसे पहला उपग्रह भारत ने लॉन्च किया था, वो था आर्यभट्ट नाम का। तो आपको ये होना चाहिए, ये कृत्रिम उपग्रह मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। मानव इसको अपनी सुविधा अनुसार, चाहे मौसम के पूर्वानुमान में, चाहे संचार के साधनों में, चाहे जासूसी के लिए, चाहे पृथ्वी किसी भी भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए, इन सारी चीजों के उपयोग के लिए मानव ने क्या बनाए? उपग्रह बनाए, जो कृत्रिम उपग्रह कहे जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह कहे जाते हैं। जैसे अभी चंद्रयान गया था, उसका यह काम क्या था पता है आपको? उसका काम था कि चंद्रमा पे जाके चंद्रमा के ऊपर ये अध्ययन करना कि वहां पर जो जीवन है वो रहने लायक है या नहीं है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां पानी है या नहीं है, कितना पानी है, क्या मानव वहां पे निवास कर सकता है क्या? तो ऐसी स्थितियों के अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं? कृत्रिम उपग्रह का निर्माण किया जाता है। अब अगर आगे चल के अगर मैं देखूं तो कृत्रिम उपग्रह में भी दो तरह के उपग्रह आजकल हो गए हैं। दो तरह के उपग्रह मैं बोलता हूं। एक तो होता है तुम्हारा भूतुल्यकालिक उपग्रह। भूतुल्यकालिक उपग्रह। भूतुल्यकालिक उपग्रह। भूतुल्यकालिक उपग्रह। और दूसरा होता है तुम्हारा ध्रुवीय उपग्रह। दोनों में अंतर क्या है? भूतुल्यकालिक उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह एकदम अच्छे से समझ लेना। देखो, सबसे पहली बात, भूतुल्य उपग्रह को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कौन सा उपग्रह कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके। और इसको बोलते हैं हम लोग पोलर सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? पोलर सैटेलाइट। दोनों के अंदर फर्क को समझेंगे, क्या क्या काम होते हैं ये समझेंगे। ये देखो पृथ्वी रही। पृथ्वी के दो अक्ष होते हैं, एक ये वाला और ये वाला। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। और इसको बोलते हैं पोल यानी कि ध्रुव। ठीक है। एक उपग्रह जो ऐसे घूमता है, भूमध्य रेखा के अनुदिश घूमता है, ऐसे घूमता है। जो उपग्रह ऐसे घूमता है या भूमध्य रेखा के अनुदिश घूमता है, उस उपग्रह को हम क्या बोलते हैं? भूतुल्यकालिक उपग्रह। भूतुल्यकालिक उपग्रह ऐसा उपग्रह होता है जो इस रेखा के अनुदिश घूमता है। इसके जैसे पृथ्वी ऐसे घूमती है, तो ये भी पृथ्वी के अनुदिश ही घूमता है। पृथ्वी जिस हिसाब से घूमती है, ये उसी अनुदिश घूमता है। तो पृथ्वी अगर ऐसे घूम रही है, अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है, तो ये ग्रह भी कैसे घूमते हैं? ये भी कैसे घूमते हैं? ऐसे घूमते हैं। यानी कि भूतुल्यकालिक उपग्रह क्या होता है? जो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में घूमते हैं। मैं भूतुल्यकालिक की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। भूतुल्यकालिक की बात कर रहा हूं। इनकी घूर्णन की दिशा
ध्यान देना, सबसे पहले इनके घूर्णन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में होती है। इनके घूर्णन की दिशा किधर होती है? पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में होती है। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में होती है। इंपॉर्टेंट बात, घूर्णन की दिशा में होती है, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी ऐसे घूमती है, भूमध्य रेखा है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है। तो ये जो ग्रह होते हैं भूतुल्यकालिक भी कैसे घूमते हैं? ऐसे घूमते हैं। इसका मतलब दूसरी इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं इसके बारे में। ये ग्रह, इनका आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब होता है इन ग्रहों को एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लगता है जितना कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में समय लगता है। अगर पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं तो इन ग्रहों को भी, इन उपग्रहों को भी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। यानी कि इनका आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। घूर्णन काल के बराबर होता है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात, घूर्णन काल के बराबर होता है। यानी कि वो कितना होता है? 24 घंटे होता है, बराबर होता है। यानी कि वो कितना होता है? 24 घंटे होता है। अब अगर सोचो कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है और उसके चारों तरफ कोई उपग्रह घूम रहा है, वो भी 24 घंटे में कर रहा है, समय दोनों के लिए समान है, दूरियां दोनों के लिए समान है। इसका मतलब इनका वेग, किनका? भूतुल्यकालिक उपग्रह का वेग, भूतुल्यकालिक उपग्रह का वेग क्या होगा? भूतुल्यकालिक उपग्रह का वेग क्या होगा? वेग पृथ्वी के वेग के बराबर होगा। पृथ्वी के वेग के बराबर होगा। पृथ्वी के वेग के बराबर होगा। क्यों होगा? बात समझ में आई या नहीं आई? आप जरा सोचो कि अगर पृथ्वी को 200 किलोमीटर घूमना है और 24 घंटे लग रहे हैं, तो ये भी 24 घंटे लगा रहा है, ये भी 24 घंटे लगा रहा है और 200 किलोमीटर ही घूम रहा है। इसका मतलब दोनों का वेग बराबर होगा, तभी तो समय बराबर होगा। दोनों का वेग बराबर होगा तभी तो समय बराबर होगा। इसीलिए इनका वेग किनका? भूतुल्यकालिक उपग्रह का वेग पृथ्वी के वेग के क्या होता है? बराबर होता है। और जब पृथ्वी के सापेक्ष इन उपग्रह को देखा जाता है तो ये कैसे दिखाई देते हैं? स्थिर दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? स्थिर दिखाई देते हैं। इसीलिए कभी कभी इन्हें भू स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इनका वेग उसके वेग के बराबर है। जब दो वस्तुओं का वेग बराबर होता है तो एक के सापेक्ष दूसरे को देखने पर दूसरी वस्तु कैसी दिखाई देती है? दूसरी वस्तु कैसी दिखाई देती है? विराम अवस्था में दिखाई देती है। इसीलिए भूतुल्यकालिक उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है। जैसे आप एक ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में आपका वेग भी 40 है, मेरा भी वेग 40 है, तो मेरे सापेक्ष क्या है? आप स्थिर हो, क्योंकि मेरा वेग और आपका वेग दोनों बराबर है। लेकिन अगर जमीन पे खड़ा व्यक्ति देखेगा तो उसको वेग क्या दिखाई देगा? अलग देगा। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पे खड़ा है तो उसको ये वाले ग्रह, उपग्रह कैसे दिखाई देंगे? स्थिर अवस्था में दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों का वेग क्या है? समान है। इसीलिए इन्हें भू स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात समझ में आई? अच्छा सर, इनका उपयोग कहां किया जाता है? इनका उपयोग कहां किया जाता है? देखो, इनके उपयोग के बारे में बात कर देता हूं। ये याद रखिएगा, इनका उपयोग सामान्यतः संचार साधनों में, संचार में किया जाता है। जैसे हम लोग टीवी में कोई भी चैनल देखते हैं, सोनी देखते हो, जी देखते हो, स्पोर्ट्स देखते हो, न्यूज देखते हो, जो भी आप देख रहे हो वो किनके कारण देख रहे हो? इन सैटेलाइट के कारण देख रहे हो। कौन से सैटेलाइट, कौन से उपग्रह? ये वाले भूतुल्यकालिक उपग्रह। किनके? दूसरा, मौसम के पूर्वानुमान में इनका उपयोग किया जाता है। मौसम के पूर्वानुमान में इनका उपयोग किया जाता है। मौसम के पूर्वानुमान में इनका उपयोग किया जाता है। पूर्वानुमान में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मौसम के पूर्वानुमान में इनका उपयोग किया जाता है। और एक और, अगर पृथ्वी के ऊपर जलवायु परिवर्तन में भी इसका उपयोग किया जाता है। किनका? भूतुल्यकालिक उपग्रह का।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो भूतुल्यकालिक उपग्रह के बारे में आपको याद रखनी है। एकदम आसान है। घूर्णन दिशा पृथ्वी घूर्णन दिशा में होती है, इनकी चाल पृथ्वी के चाल के बराबर होती है, इनके द्वारा तय की गई दूरी पृथ्वी के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है, अतः इनका वेग पृथ्वी के वेग के बराबर होता है। इसीलिए ये कैसे दिखाई देते हैं? स्थिर दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? स्थिर दिखाई देते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। तो आपको भूतुल्यकालिक के बारे में मैंने सारी बात बता दी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तुमसे तो कौन सा है? उसके बाद अगर मैं बात करूं तुम्हारे से तो क्या है? ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं? ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट। ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं? पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं? ये वाली बात बताई थी अभी मैंने कि ये वाले पॉइंट जो होते हैं ये पोल होते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है पोल होता है, इसको बोलते हैं ध्रुव। अगर मान लो कि अगर कोई ग्रह, कोई उपग्रह ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, यानी किस दिशा के अनुदिश घूम रहा है? ये ध्रुव के अनुदिश घूम रहा है। ध्रुव के अनुदिश घूम रहा है। जो ध्रुव के अनुदिश घूमते हैं या ध्रुवीय रेखा के अनुदिश घूमते हैं, ऐसे उपग्रह को हम क्या कहते हैं? ऐसे उपग्रह को हम क्या कहते हैं? ऐसे उपग्रह को हम बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह। कैसे बोलते हैं? ध्रुवीय उपग्रह। जो ध्रुवीय रेखा के अनुदिश घूमते हैं, कौन से उपग्रह कहलाते हैं? ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। आई बात समझ में? ध्रुव के अनुदिश घूमेंगे। इनके आवर्तकाल को निकालने के तरीके अलग होते हैं। इनका आवर्तकाल 24 घंटे का नहीं होता है। केवल भूतुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। इनका आवर्तकाल कुछ अलग होता है, ठीक है, वो हम निकालेंगे आगे चल के। मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा कि कैसे आवर्तकाल निकाला जाता है, वो भी मैं बताने वाला हूं बहुत ही जल्दी। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका उपयोग कहां होता है? ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग कहां होता है? इनका उपयोग जो मुख्यतः कहां होता है? मिलिट्री के द्वारा कहां किया जाता है? मिलिट्री के द्वारा किया जाता है, सेनाओं के द्वारा, मिलिट्री से अच्छा बोलूं, सेना द्वारा जासूसी कार्य में किया जाता है। जासूसी कार्य में किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी तो अपनी है नहीं, पृथ्वी अपने घर की तो है नहीं, पृथ्वी तो सबकी है। तो कोई अब पता चलेगा पाकिस्तान आक्रमण कर दे तो, या कोई और आक्रमण कर दे तो ये क्या है, या रूस क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, कोई जासूसी कार्य नहीं तो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जासूसी कार्य का पता लगाने के लिए कोई हमारे एरिया में घुस रहा है या नहीं घुस रहा, तो उन सब चीजों को पता लगाने के लिए ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग किया जाता है। आपको उपग्रह के बारे में केवल इतनी ही थ्योरेटिकल जानकारी रखनी है। इतनी जानकारी से आपका सारा काम हो जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे कि किसी भी सैटेलाइट का वेग, यानी कि उपग्रह का वेग कैसे निकाला जाता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। और ये कैसे घूमते हैं, कैसे इनको छोड़ा जाता है, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उपग्रह का वेग कैसे निकालते हैं? देखो उपग्रह का वेग कैसे निकाला जाता है। देखो उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह वह होते हैं, यह वह पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के चारों तरफ एक निश्चित वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। देखो सबसे पहले मान लो क्या हुआ कि एक वस्तु थी, ये मान लो पृथ्वी है, मैं पृथ्वी को मान रहा हूं, ये पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी की त्रिज्या r है, पृथ्वी का द्रव्यमान m है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी मान ली मैंने? r मान ली, और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना मान लिया मैंने? m मान लिया, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, इससे कुछ ऊंचाई पे जाके
कुछ ऊंचाई पे जाके मैंने एक द्रव्यमान को फेंका, द्रव्यमान को फेंका, ठीक है। तो मैंने देखा जैसे ही द्रव्यमान को फेंका, इसको फेंका, ये आके यहां गिर गया। फिर मैंने थोड़ा सा वेग और बढ़ाया तो मैंने देखा कि ये आके यहां पर वापस गिर गया। मैंने थोड़ा और वेग बढ़ाया तो मैंने देखा कि उस वेग बढ़ने के बाद ये वस्तु मुक्त पतन की स्थिति में आ जाती है, और वह वस्तु, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, वापस कह रहा हूं, जब मैंने वस्तु को गिराया तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो कहां आ गया, जमीन पे गिर गया। थोड़ा सा वेग और बढ़ाया तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस कहां गया, जमीन पे गिर गया। मैंने इतना वेग दिया कि अब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में क्या कर रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आना तो चाहता है, लेकिन वह आ नहीं पा रहा, क्योंकि वो मुक्त पतन की स्थिति में आ गया है। कौन सी स्थिति में आ गया है, मुक्त पतन। अब वो आना चाहता है, लेकिन इसके और इसके बीच लगने वाला आकर्षण बल किसमें बदल गया है, अभिकेंद्र बल में। तो ये वस्तु क्या होती है, केंद्र की ओर आने की बजाय एक वर्ताकार पथ में क्या कर देती है, घूमना प्रारंभ कर देती है। यह वृत्ताकार पथ जिसमें वस्तु घूमना प्रारंभ कर देती है, यह उपग्रह की कक्षा कहलाती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना कि सबसे पहले क्या हुआ, द्रव्यमान को ले जाके फेंका तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ने खींच लिया, वेग थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर खींच लिया, लेकिन अब वेग इतना दिया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह मुक्त पतन की स्थिति में आ जाता है, और इनके बीच में आकर्षण बल अभिकेंद्र बल की स्थिति में बदल जाता है। आकर्षण बल किसमें बदल जाता है, अभिकेंद्र बल की स्थिति में बदल जाता है, और वस्तु चाह के भी यहां नहीं आ पाती और निश्चित वर्ताकार पथ में घूमना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि यहां पर इनके और इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किसमें बदल चुका है, अभिकेंद्र बल। जब दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अभिकेंद्र बल में बदल जाता है तो वस्तु वर्ताकार पथ में घूमना प्रारंभ कर देती है, और जिस पथ में वो घूमती है, जिस कक्षा में वो घूमती है, उस कक्षा में उसका जो वेग होता है उसको बोलते हैं कक्षीय वेग। क्या बोलते हैं, कक्षीय वेग। यह एक इसकी ऐसी कक्षा होती है जिसके अंदर इसकी ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। कैसी होती है, न्यूनतम होती है। तो कैसे करना है इसको एकदम डिटेल में समझ देना कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने क्या किया, द्रव्यमान है r, त्रिज्या है m, द्रव्यमान है, और वस्तु को फेंका, h ऊंचाई पे जाके वस्तु को फेंका। जब h ऊंचाई पे जाके वस्तु को फेंका तो वस्तु क्या करने लग जाती है, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल किसमें बदल जाता है, अभिकेंद्र बल में बदल जाता है, और वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमना प्रारंभ कर देती है। अब वस्तु निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमना प्रारंभ कर देती है तो ये दूरी कितनी हो गई, ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई r, तो ये कुल दूरी कितनी लिखी जाएगी, r प्लस h लिखी जाएगी, ये वस्तु का द्रव्यमान। अब मुझे पूछा कि उपग्रह का कक्षीय वेग निकालो, इस कक्षा में उपग्रह का जो वेग होगा वो निकालना है। तो मैंने क्या कहा कि ये पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को अपनी ओर खींचेगा तो दोनों के मध्य क्या लगेगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, हाँ सर लगेगा, और वो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, GMM बटे R प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है। अच्छा, यही गुरुत्वाकर्षण बल किसमें बदल जाता है, सर अभिकेंद्र बल में बदल जाता है, और उसी अभिकेंद्र बल के कारण वस्तु लगातार इस कक्षा में घूमती रहती है, और इस कक्षा में उसका जो वेग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कक्षीय वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्षीय वेग। क्या बोलते हैं, कक्षीय वेग। उपग्रह का वेग या उपग्रह का कक्षीय वेग नाम दे सकते हैं, उपग्रह का कक्षीय वेग। इसका मतलब ये बल किसमें बदल जाएगा, ये बल बदल जाएगा mv² अपॉन r। अभिकेंद्रीय बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा। m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये m वस्तु का द्रव्यमान है, ये m उस ग्रह का द्रव्यमान है, ध्यान रखिएगा। r इस ग्रह की त्रिज्या है, h क्या है, इसकी ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई है h, ध्यान रखिएगा सारी बातें। ये वाली क्या है, इसकी ऊंचाई है h। ठीक है,
तो यहां से हम देखेंगे तो क्या बनेगा, V नॉट स्क्वायर बराबर GM इंटू R प्लस एच बट्टा R प्लस एच का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, एक से एक कैंसिल आउट हो गया। V नॉट बराबर रूट का GM बट्टे R प्लस एच। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि H ऊंचाई पे जाके फेंका तो इन दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण वस्तु एक निश्चित वर्ताकार पथ में घूमना प्रारंभ कर देती है। और जिस वेग से ये घूमती है उसे क्या बोलते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं। ये उपग्रह का कक्षीय वेग हो गया। सही है, बिल्कुल सही है। अगर मैं कह दूं ये ऊंचाई बहुत कम हो, अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर ऊंचाई बहुत कम है, यानी कि ये वस्तु या ये पिंड पृथ्वी के बहुत नजदीक है, पिंड पृथ्वी के बहुत नजदीक है, ध्यान दीजिएगा। पिंड पृथ्वी के अगर बहुत नजदीक है तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पिंड पृथ्वी के बहुत अधिक नजदीक है तो क्या हो जाएगा, H का मान लगभग किसके बराबर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा, इस सूत्र को क्या बना देंगे, H का मान लगभग 0 आ जाएगा। तो ये सूत्र बनेगा GM बटा R। और अगर ध्यान से अगर आपको याद रहे तो G इक्वल टू हमने पढ़ा था GM बटा R स्क्वायर। तो GM बराबर क्या निकल के आएगा, यहां से GR स्क्वायर। इस GM का मान यहां रख दो, तो क्या बन के आएगा, रूट GM का मान यहां रख दो, क्या बन के आएगा, GR स्क्वायर बटा R से R गया, V नॉट बराबर रूट का GR। समझ में आया या नहीं आया। उपग्रह के कक्षीय वेग को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आपको गुरुत्व त्वरण दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, उपग्रह का कक्षीय वेग निकालना, इस फॉर्मूले को लगाइएगा। अगर आपको उस ग्रह का द्रव्यमान दे रखा है, उस ग्रह की त्रिज्या दे रखी है, उपग्रह का कक्षीय वेग निकालना है, इस वाले फॉर्मूले को लगाइएगा। इंपॉर्टेंट बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई सर, एकदम आसान है। कोई भी दिक्कत है या नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहां से मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये देखिए V नॉट बराबर रूट GR। यहां से एक चीज और देखिए, उपग्रह का कक्षीय वेग आपने देखा कि सर V नॉट बराबर क्या होता है, रूट का GR होता है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, पलायन वेग का सूत्र क्या बताया था, पलायन वेग का सूत्र क्या पढ़ाया था, पलायन वेग का सूत्र ध्यान देना, पलायन वेग का सूत्र क्या पढ़ाया था, VE बराबर रूट का 2GR पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल सर पढ़ाया था। इसको समीकरण A मान लो, इसको समीकरण अगर B मान लो, तो समीकरण B भाग A, समीकरण B को A से भाग कर दो, समीकरण B को किससे भाग दे दो, A से भाग दो। जैसे ही आप दोगे B का VE बट्टा V नॉट बराबर रूट का 2GR बट्टा रूट का GR। क्या समझ में आया सर? GR कट गया। VE बट्टा V नॉट बराबर रूट 2, तो VE बराबर क्या निकल के आ जाएगा, रूट का 2V नॉट। ये क्या है, इसको बोलते हैं पलायन वेग, इसको बोलते हैं उपग्रह का कक्षीय वेग। तो ये क्या दे रहा है, पलायन वेग व उपग्रह के कक्षीय वेग में संबंध, पलायन वेग व उपग्रह के कक्षीय वेग में संबंध। यहां से हम निकाल सकते हैं, उपग्रह के कक्षीय वेग में संबंध भी हमने निकाल लिया। अगर क्वेश्चन आए तो आपको सीधा ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना है, कहां से, यहां से, कि पलायन वेग व उपग्रह के कक्षीय वेग में संबंध निकालो। तो ये देखो, उपग्रह का कक्षीय वेग था, उपग्रह का कक्षीय वेग था, और ये बात था पलायन वेग, दोनों के मध्य संबंध निकाल लिया। इंपॉर्टेंट बात समझ में आई या नहीं आई?
अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उपग्रह का आवर्तकाल निकालिए, उपग्रह का आवर्तकाल निकालिए, उपग्रह का आवर्तकाल निकालिए। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल का मतलब होता है कि उपग्रह को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है, उपग्रह को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह का आवर्तकाल कहते हैं। जैसे मान लो ये यहां पर है और इसके चारों तरफ ये घूम रहा है। इस द्रव्यमान को या इस पिंड को इस ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो एक समय लगा, जो एक क्या लगा? समय लगा, समय लगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। तो आवर्तकाल बराबर दूरी बटा वेग। आवर्तकाल बराबर समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा वेग। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है सर दूरी बटा वेग। दूरी कितनी है? 2 पाई r प्लस एच, इतनी दूरी है। बटा वेग कितना है? वेग मान लिया मैंने v0। वेग कितना मान लिया? v0 मान लिया। तो चलो आप ध्यान से देखो, 2 पाई r प्लस एच। अच्छा सर उपग्रह का वेग, उपग्रह का वेग पुराने वीडियो में देखते हैं gm बट्टा r प्लस एच, gm बट्टा r प्लस एच, ये वाला था। चलिए यहां रख देते हैं gm बट्टा r प्लस एच, ठीक है। और क्या आ जाता है? रूट आ जाएगा। ध्यान से देख लो, gm बट्टा r प्लस एच रूट में आया था, ठीक है सर आया था, आ गया। अब क्या कर सकते हो जरा ध्यान से देखना, 2 पाई, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? r प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो वापस यही बन जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यही बन जाएगा, बट्टा रूट का gm, और ये जो रूट का r बट्टा एच इसको ऊपर ले आऊं, ऊपर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा जरा देखना, रूट का r बट्टा एच ऊपर ले आया मैं, ये बन गया। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, t बराबर 2 पाई रूट में r प्लस एच का होल क्यूब बटा रूट का gm, यानी कि फॉर्मूला बन के आया t बराबर 2 पाई रूट का r प्लस एच का होल क्यूब बटा gm। हाँ या ना? अब हम अलग अलग तरीके से फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अगर आपको ऊंचाई दे रखी है, आपको ग्रह का द्रव्यमान दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। इस फॉर्मूले में अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई और करूं तो मैं अगर जी के टर्म में लिखना चाहूं, जी के टर्म, स्मॉल जी के टर्म में कैसे लिखूंगा? हम जानते हैं जी बराबर क्या होता है? gm बट्टा r स्क्वायर होता है। क्या होता है? gm बट्टा r स्क्वायर होता है या नहीं होता? बिल्कुल। तो gm बराबर क्या लिखोगे? gr स्क्वायर लिखोगे या नहीं लिखोगे? सर लिख सकते हैं, मैंने कहा फॉर्मूले में पुट करो, आपने बोला ये रहा सर, t बराबर 2 पाई r प्लस एच का होल क्यूब बटे gr स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं कह देता हूं कि ये वस्तु, ये ग्रह पृथ्वी के बहुत नजदीक है, अगर पृथ्वी के बहुत नजदीक है तो h का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर ये द्रव्यमान पृथ्वी के बहुत नजदीक है तो h का मान क्या हो जाएगा? सर 0 हो जाएगा। और h का मान अगर 0 हो गया तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा जरा देखना, r क्यूब बट्टे gr स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? r क्यूब बट्टे gr स्क्वायर, क्योंकि h का मान 0 होने पर ये बनेगा r क्यूब r स्क्वायर कटा तो t इज इक्वल टू क्या बना? 2 पाई अपॉन रूट का rg। यानी कि आवर्तकाल का फॉर्मूला त्रिज्या और गुरुत्व त्वरण के टर्म में कैसे लिख सकते हो? अगर ये द्रव्यमान पृथ्वी के बहुत नजदीक है तो इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं बात एकदम क्लियर हो रही होगी, एकदम बातें समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत वाली बात है या नहीं? बिल्कुल नहीं सर, सब चीज क्लियर है, एकदम आसान है। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। आओ, t बराबर हमने क्या देखा?
हमने देखा t बराबर रूट का 2 पाई r प्लस एच का होल क्यूब बटे जीएम। ठीक है, देखा हमने। अगर मैं कह दूं घनत्व है, अगर मान लो किसी ग्रह का घनत्व दे रखा हो, ग्रह का घनत्व दे रखा हो, तो इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, m बटा वी। m बराबर क्या लिखेंगे, रो इंटू वी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। चूंकि ग्रह गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 बटा 3 पाई आर क्यूब लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। सर बिल्कुल लिखेंगे। तो आओ जरा इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और हम ऐसा मानेंगे कि पृथ्वी के बहुत ही नजदीक है, पृथ्वी के अंदर नजदीकियां बहुत ज्यादा हैं। 4 बटा 3 पाई आर क्यूब। और अगर ये वस्तु पृथ्वी के बहुत नजदीक है तो h का मान क्या रखोगे, h का मान क्या रखोगे, 0 रख दोगे, लगभग 0 रख दोगे। तो यहां से देखो 2 पाई रूट के अंदर आर क्यूब बट्टा इंटू 3 ऊपर आ गया बटे जी इंटू रो इंटू 4 पाई और यहां पे आएगा आर क्यूब। तो देखो आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस 2 पाई को अंदर ले जाओ, जैसे ही इस 2 पाई को अंदर ले गए 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर इंटू 3 बटे जी इंटू रो इंटू 4 पाई। जैसे इसको अंदर ले जाऊंगा तो अंदर ले जाते ही क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूना 4 पाई स्क्वायर, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, तो उत्तर क्या निकल के आया, ध्यान से देखें, 3 पाई बटे जी रो। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में घनत्व दे रखा हो, घनत्व दे रखा हो, अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, घनत्व दे रखा हो, क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, घनत्व दे रखा हो, आवर्तकाल निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूले को उपयोग कर सकते हो, इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हो, इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको एकदम ये सारी बातें समझ में आई होगी, एकदम अच्छे से अगर आपको सारी बातें समझ में आई होगी। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसी फॉर्मूले से मैं ऊंचाई निकालना चाहूं, अगर मैं ऊंचाई निकालना चाहूं, ऊंचाई निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इस फॉर्मूले से मैं ऊंचाई निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ये लीजिए 2 पाई रूट के अंदर r प्लस एच का होल क्यूब। ठीक है, हो गया। अच्छा, जीएम को क्या लिख सकता हूं, जी बराबर क्या होता है, जीएम बटा आर स्क्वायर होता है। तो जीएम बराबर क्या हो सकता है, सर जी आर स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दोनों तरफ वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब ये हो गया 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का होल क्यूब बटे जी आर स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई कीजिए, टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का होल क्यूब। इसको यहां भाग में भेज दीजिए, टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर बराबर आर प्लस एच का होल क्यूब। अगर मैं यहां से क्यूब हटाऊं, जैसे ही मैं यहां से क्यूब हटाऊंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, हम सामान्य गणित जानते हैं, जैसे ही मैं यहां से क्यूब हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, 1/3 पावर आ जाएगी बराबर आर प्लस एच आ जाएगा। जैसे ही यहां से क्यूब हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब यहां से h की गणना कर सकते हैं, तो h बराबर क्या आया, h बराबर आया टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर बटा टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस आर। और इस फॉर्मूले की हेल्प से अपने क्या कर सकते हैं, h का मान निकाल सकते हैं। समझ में आई या नहीं आई बात, एकदम आसान है, कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले को लिया और मैंने कहा जीएम की जगह क्या लिख सकता हूं, जी बराबर जीएम बट्टे आर स्क्वायर लिख सकता हूं। तो जीएम का मान क्या रख दिया, जी आर स्क्वायर। इसको क्रॉस गुणा किया, यहां पे ये बचा, इसका क्यूब हटाऊंगा तो यहां पावर 1/3 आएगा। h बराबर ये प्लस की चीज माइनस में चली जाएगी, ये फॉर्मूला बन के आ गया। इस तरह से हम ऊंचाई को निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको मैंने
उपग्रह का कक्षीय वेग निकाल दिया, उपग्रह का आवर्तकाल निकाल दिया, उपग्रह की ऊंचाई, सब चीज निकाल दी है। उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। एकदम सामान्य सी गणित है। और अगर ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही तो पिछले वीडियो को जरूर देखना। अगर सारे वीडियो सीक्वेंस में देखोगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। किसी को भी कोई डाउट हो तो सीक्वेंस में सारे वीडियो देखना, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी। चलिए हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। देखो, एक उपग्रह किसी ग्रह की सतह के करीब एक कक्षा में घूमता है, औसत घनत्व दे रखा है, औसत घनत्व दे रखा है और उपग्रह की समयावधि की गणना करो। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है। देखो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर बुक के एग्जाम्पल कराओ। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं ये बुक से मिलते जुलते एग्जाम्पल है। यहां पर अगर मैं ये क्वेश्चन करवाता हूं, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो आप इस कंसेप्ट को बुक वाले क्वेश्चन में लगाइए। मैं वादा करता हूं कि आपसे सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन होंगे। खुद करने की प्रैक्टिस करो, खुद करने की प्रैक्टिस करो। कमांड बनेगी, सब्जेक्ट पर कमांड बनेगी। रटने की कोशिश मत करो, एकदम आसान है चीजें, एकदम आसान है। जो चीजें बता दी बस वही है। देखो, एक उपग्रह किसी ग्रह की सतह के करीब, सतह के करीब का मतलब है एच का मान लगभग 0 है। एच का मान लगभग क्या है? 0 है। सतह के करीब घूम रहा है, यानी कि एच का मान लगभग क्या मानना है? 0 मानना है। और घनत्व दे रखा है, घनत्व दे रखा है कितना? 5.51 इंटू 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। टाइम पीरियड, समय अवधि, समय अवधि मतलब आवर्तकाल, समय अवधि का मतलब आपको आवर्तकाल निकालना है। सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं? घनत्व पता है 3 पाई 0, 3 पाई 0, क्या लगाऊंगा? 3 पाई जी और रो। अब देखो पाई का मान आप सबको पता होता है, पाई का मान सबको पता है, जी का मान सबको पता है, घनत्व दे रखा है। पाई का मान कितना रख सकते हो? 3.14 रख सकते हो, 22/7 रख सकते हो, ठीक है। जी का मान सबको पता है 6.67 इंटू 10 की घात -11 क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, सबको पता है। घनत्व दे रखा है कितना? 5.5 इंटू 10 की घात 3। क्या करना है? मान रख दीजिए, उत्तर निकाल लीजिए। 3 इंटू 22/7, जी का मान 6.67 इंटू 10 की घात -11 इंटू घनत्व कितना दे रखा है? 5.5 इंटू 10 की घात 3। कुछ नहीं करना, ये मान को हल कर लेना है, उत्तर निकाल लेना है। ये उत्तर आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि ये उत्तर आया। मैं वेरीफाई करूंगा सबके आंसर। ये बेसिक कैलकुलेशन है, गुणा भाग करना है जो आपको करना है। मैं केवल यहां मान लिख के छोड़ दिया है। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कोई दिक्कत वाली बात। देखो एकदम आसान है। देखो, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है। पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है, पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है, ये दे रखा है। इसका कक्षीय वेग और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। देखिए कक्षीय वेग का सूत्र क्या होता है? कक्षीय वेग का सूत्र होता है रूट का gm बटा r प्लस एच। अब सर r प्लस एच क्यों लिया आपने? r प्लस एच क्यों लिया? मैंने कहा r प्लस एच इसलिए लिया क्योंकि उपग्रह पृथ्वी की ओर कितनी ऊंचाई पे घूम रहा है? 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे घूम रहा है। तो 1000 किलोमीटर, एच का मान कितना है? 1000 किलोमीटर। अच्छा, 1000 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर? इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 10 की घात 6 मीटर निकल के आ गया। ऊंचाई है 10 की घात 6 मीटर और पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है वो r, लगभग इसको 6.38 इंटू 10 की घात 3 यानी कि किलोमीटर में दे रखी है। अगर मैं इसको किलोमीटर को मैं किस में कन्वर्ट कर लूं, मीटर में करूं तो 6.3 इंटू 10 की घात 6 लगभग 6.4 इंटू 10 की घात 6 मीटर हम मान लेते हैं। इसको लगभग मान लिया मैंने एक बार के लिए। त्रिज्या निकाल ली, कुछ नहीं करना, वेग का मान निकालना। जी का मान मुझे पता होता है, वो कितना होता है? 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा
kg²। मान रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की घात -11। पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम, ये बात बता चुका हूं। अपॉन आर कितना है 6.4 इंटू 10 की घात 6 प्लस 10 की घात 6, और ये मैंने सारे मान रख दिए। इसको थोड़ा सा और हल करके छोड़ देता हूं मैं आपके लिए। 6.67 इंटू 6 इंटू 24 में से 11 गया 13, 24 में से 11 गया कितना 13, 24 में से 11 गया, 24 में से 11 गया कितना बचा 13। क्योंकि आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ती है। 24 में से 11 गया कितना बचा 13, 13 बटे 6.4, 10 की घात 6 कॉमन ले लें, 6.4 प्लस 1, 6.4 प्लस 1, थोड़ा सा और आगे कर देता हूं मैं, थोड़ा आपके लिए सुविधा कर देता हूं। 6.67 इंटू 6 इंटू, अब देखो यहां 10 की घात 6 है, यहां 10 की घात 13 है, तो 10 की घात 6 और 10 की घात 13 कटेगी तो कितना बचेगा 10 की घात 7 बचेगी सर, 10 की घात 7 बचेगी अपॉन 7.4 बचेगा, 6.4 प्लस 1 7.4, मान इतना मान मैंने निकाल दिया है। बाकी आप हल करके उत्तर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं आपके आंसर को वेरीफाई कर सकूं। किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताएंगे। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, वेग निकाल लिया। आवर्तकाल निकालना है, आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है दूरी बटा वेग, दूरी बटा वेग। तो आवर्तकाल का सूत्र चेक करते हैं कैसे निकालना है। आवर्तकाल निकालने का सूत्र क्या होता है, दूरी 2πr प्लस h बटा वेग। अब क्या करना है, अब क्या करना है, वेग का मान यहां से निकाल लोगे, वेग का मान यहां से निकाल लोगे, निकल जाएगा। जो भी वेग का मान आएगा वो यहां रखना है आपको, जो भी वेग का मान आएगा यहां रख दीजिएगा। और r प्लस h, r आपको पता है कितनी है 6.4 इंटू 10 की घात 6 प्लस h का मान कितना है 10 की घात 6, और वेग का मान हम निकाल चुके हैं कितना है, मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, वैल्यू पुट करता हूं 6.67 इंटू 6 इंटू 10 की घात 6 बटे 7.4। एक बार चेक कर लेता हूं, देखिएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 10 की घात 7, 10 की घात 7, 10 की घात 7 बटे 7.4, मान रख दिया है सारा। हल करना है, एकदम आसान है। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आंसर आपको ही निकालना है, आंसर कैलकुलेशन आपको ही करनी है, वैल्यू पुट करनी है। मैंने सारा काम कर दिया है, आपको बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसको फायदा मिल सके। ओके क्लास, आज की क्लास को मैं यहीं कंक्लूड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।